का फिर से स्वागत है एनोनिमस गाइड आईएएस चैनल पर। आज हम पॉलिटी के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था। तो इसका पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में प्रीलिम्स का एक बार सिलेबस देख लेते हैं पहले, उसके बाद मेंस का सिलेबस देखेंगे। सो प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया गया है बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दिया है प्रीलिम्स के लिए। सो वहाँ पर है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेडिंग है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एट्सेट्रा। तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, बहुत ही ब्रॉड, कुछ भी मतलब सब कुछ ही यहाँ पर आ सकता है। पब्लिक पॉलिसी में जैसे कि स्कीम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, कुछ गवर्नेंस रिलेटेड कोई इनिशिएटिव हुआ कुछ भी पूछा जा सकता है। राइट्स इश्यूज़ में कुछ भी फंडामेंटल राइट रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। पंचायती राज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। पॉलिटिकल सिस्टम, सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री सिस्टम, सब वो सब पूछा जा सकता है। तो सभी ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट भी है। और पॉलिटिकल सिस्टम में जैसे कि इलेक्शन वगैरह वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रीलिम्स का पार्ट। मेंस का मेंस में डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो वहाँ से हम लोग एक बार देखेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल जो एवोल्यूशन हुआ रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर पूरा जो हुआ। ओके, सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, amendments, significant provisions, and basic structure। ठीक है, फिर जो सेकंड पार्ट है वो है फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द Union and the states and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein। ओके, सो देखिए यहाँ पर फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल, ये तो पहली बात कर लिया था। फीचर्स हमको देखना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, जिसे मान लीजिए कि सोल कहा जा सकता है, या जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिससे देश चलता है या पूरा जो व्यवस्था है वो चलता है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब यहाँ पर जो मान लीजिए कि पावर जो डिवीजन है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। और यहाँ पर तो कह दिया गया है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स, मतलब पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है और इसको कैसे हमने ओवरकम किया। मान लीजिए कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोगों ने अलग से कुछ कानून वगैरह बनाया है, जैसे कि पेसा एक्ट, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर लाया है ताकि ट्राइबल एरियाज़ में बेटर गवर्नेंस मिले लोकल लेवल में। ठीक है, तो ये है फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं सिलेबस के। तो जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसका पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। ठीक है, तो कैसे डे टू डे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे सब चीज़ों का, ज़ीरो आवर, क्वेश्चन आवर, ये सब क्या होता है,
ठीक है। फिर जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस है, बजट कैसे पास होता है, तो पूरा जो बिज़नेस है, कैसे पार्लियामेंट्री बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, तो वो हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्या मेंबर्स कहाँ से आते हैं, क्या डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनिंग, किन किन एरियाज़ में ये फंक्शन करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। क्या क्या कानून वगैरह बना सकता है, राज्यसभा का क्या पावर है, लोकसभा का क्या पावर है, राज्यसभा लोकसभा में क्या डिफरेंसेस है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। और इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। डिफेक्शन लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें। या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बस एक रबर स्टैम्प बन गया है, ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ये, कि बस जो एग्जीक्यूटिव कह रहा है वही होता है और वहाँ पर बस एक रबर स्टैम्प है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स का जो रोल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, साल में बहुत कम दिन वो बैठते हैं, मीट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं फिर स्ट्रक्चर, organization and functioning of the executive and the judiciary, important topic। फिर से जुडिशरी में अभी जो चल रहा है, मतलब जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है या फिर एलिटिस्ट एक एटीट्यूड है जुडिशरी में, तो वो भी देखना पड़ेगा। या फिर जो मान लीजिए कि NJAC एक आया था एक्ट, जिसको जुडिशरी ने खारिज कर दिया, तो क्या उससे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा जुडिशरी में? तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस भी खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, कंट्री के लिए, जुडिशरी में, ठीक है। तो ये है एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में, जैसे कि PM का क्या रोल है, कैबिनेट का क्या रोल है, ठीक है। तो ये सभी हम लोगों को देखना पड़ेगा। सिलेबस आप लोगों को लगभग पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, लगभग याद ही रहना चाहिए सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो सिलेबस एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। Okay, so structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, ये हम लोग गवर्नेंस में देखेंगे। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मतलब कि इनडायरेक्टली हमको पूरा इलेक्शन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इलेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो इलेक्शन पढ़ना पड़ेगा, तो इलेक्शन में क्या फॉल्ट लाइंस है, क्या फॉल्ट लाइंस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, ठीक है, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसका, और क्या रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। तो वहाँ पर वेरियस कमिटीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एज अ होल हमको देखना पड़ेगा, और इसमें भी अमेंडमेंट्स आए हैं तो उनको भी हमको को देखना पड़ेगा। और अभी जो नया जो चल रहा है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसका क्या बेनिफिट्स है और क्या ड्रॉबैक्स है, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसका रोल क्या है, क्या ये सक्सेसफुल हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इसको क्या क्या पावर्स मिला है, जुडिशियल क्या क्या पावर्स या क्वासाई जुडिशियल पावर्स क्या क्या मिला है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव का कितना इंटरफेरेंस रहता है, तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जिससे इसके ट्रांसपेरेंसी में अफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा फिर बन जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसका भी हम लोगों ने देख लिया, तो इसके साथ हम लोग ये चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का जो पूरा प्रोसेस है, क्या कुछ होता है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। इन डिफरेंस और मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो कैसे गवर्नमेंट रन करता है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज क्या है,
ठीक है। फिर कैबिनेट कमिटीज़ क्या है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद जो दिया गया है सिलेबस में वो है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, powers, functions, and responsibilities of constitutional bodies, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सभी है, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। फिर आपका जो फाइनेंस कमीशन है या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब को देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, ये भी है, ठीक है। इतना ओके। एक और चीज़ फिर आएगा स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़, जैसे कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। फिर जैसे कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। ये सब चीज़ें भी है, ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके। फिर नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सभी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हो गया है, तो ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही देखना पड़ेगा। तो और ये सब क्वासाई जुडिशियल बॉडीज़ भी है, ठीक है। ये नहीं है बस, ठीक है। बाकी तो बैकवर्ड क्लासेस ये भी हो गया है, ठीक है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, ओके। सो ये पूरा हम लोग को पूरा सिलेबस ये देखना पड़ेगा, ये है सिलेबस, ठीक है। ये है पूरा सिलेबस, ओके। पॉलिटी में इतना है सिलेबस। इसके बाद आपका गवर्नेंस का सिलेबस होगा, तब हम देखेंगे गवर्नेंस, जब हम करेंगे तब हम गवर्नेंस का सिलेबस देखेंगे। अभी हम पॉलिटी का सिलेबस देख लिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पॉलिटी में हमें कितना पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। हर चीज़ में हम लोगों को कमिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको मेंस का आंसर लिखना है तो आपको हर चीज़ में कमिटीज़, रिसेंट एग्जाम्पल्स, जुडिशियल वर्डिक्ट्स, ठीक है। और कुछ भी अगर अमेंडमेंट आया हो या कुछ भी चीज़ें जो चल रही है वो आपको तो पता होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जुडिशियल वर्डिक्ट्स के लिए हम लोग को केसेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको लिखना पड़ेगा केसेस, मेंस आंसर में लिखना पड़ेगा केसेस। आपको आर्टिकल्स, मेजर जो आर्टिकल्स है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेजर जो आर्टिकल्स है वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो हम लोग जब शुरुआत करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो कमिटीज़, रिसेंट एग्जांपल्स, ये सब चीज़ें मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी कभी पूछ लिया तो पूछ ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं ही करा दूँगा, वैसी बात नहीं है। मैं जब कराऊँगा तो ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ने वाला, सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूँगा। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट अफेयर मान लीजिए आपको नोट्स में ऐड करना पड़े, क्योंकि करंट अफेयर तो चलता रहेगा, वो मैं तो हर मंथली या बाई मंथली मैं कराऊंगा। तो वहाँ पर कुछ पॉलिटी में कुछ जैसे मैंने कहा ना रिसेंट एग्जांपल, तो ये रिसेंट एग्जांपल आपको फिर वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बस इतना आपको कर लेना पड़ेगा, वो भी मैं ही करा दूंगा। एग्जाम्पल्स वगैरह या जो करंट अफेयर है वो भी मैं ही करा दूंगा, लेकिन वो आपको बस नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, वो तो अलग से रहेगा ना, तो वो आपको बस इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि आप कैसे उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। और रिसेंट एग्जाम्पल यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि हाँ आपको करंट जो चल रहा है वो आपको पता है। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे आज वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के साथ करेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हम लोग आज शुरुआत करेंगे, अभी तो ये चलेगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो स्टार्ट करते हैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है, ये हमको पहले एक बार देख लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और ये क्यों नेसेसरी है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले क्या था, मोनार्की था,
और वो एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर था, एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर। ठीक है, मोनार्की जो थे, जो राजा रानी जो भी थे, वो एब्सोल्यूट थे, मतलब उनके पास टोटल पावर था सब चीज़ों पर। ओके, टोटल पावर था। दे वर एब्सोल्यूटली द मेन ऑथोरिटी ऑफ द कंट्री और ऑफ अ स्टेट। ओके, उनके पास जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स, और लेजिस्लेटिव पावर्स, सब कुछ इन्हीं के पास है। यही कानून बनाते थे, यही कानून को इम्प्लीमेंट भी करते थे, सेना युद्ध में नेतृत्व भी यही करते थे, और जुडिशियल पावर्स भी, न्याय भी इन्हीं के दरबार में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? इफ़ द मोनार्क इज गुड, इफ़ द मोनार्क इज गुड, तब तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अशोक जैसा रूलर अगर राज कर रहा होगा तो फिर तो ठीक है, फिर तो देश में प्रॉस्पेरिटी भी होगा। ठीक है, तो फिर शायद चीज़ें अच्छी दिखे मोनार्की में, क्योंकि हाँ, एक बंदे के पास पावर है और वो अपने हिसाब से पूरे देश में चेंजेस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर या सब कुछ तैयार कर सकता है। वो पूरे मतलब किसको उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, डिलेज नहीं होता है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? नो डिले, नो डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, स्विफ्ट एक्शन होता है। ठीक है, राजा अगर कल बोल दे कि मुझे यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बनाना है तो बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और राजा के पास एब्सोल्यूट पावर है, और अगर राजा अच्छा हुआ तो उसके मिनिस्टर, और पावरफुल हुआ तो उसके मिनिस्टर्स उसकी बातें मानेंगे, जो ऑफिसर्स होंगे वो भी मानेंगे कि हाँ भाई, राजा तो अगर मैं करप्शन करूँगा तो राजा दंड दे देगा। ठीक है, तो ये है मोनार्की। लेकिन अगर राजा खराब निकला, लेकिन देखिए अगर अच्छा भी हुआ तो भी तो वो इंसान ही है ना, इंसान ही है ना। हो सकता है कि उसका कोई पर्सनल ग्रज आ जाए कहीं से किसी के ऊपर। ठीक है, और फिर तो अगर किसी परिवार या किसी पर भी मान लीजिए उसका पर्सनल ग्रज आ गया तो फिर तो उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है मोनार्की में, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। अगर मोनार्क के पावर को कोई चैलेंज भी करता है तो वो उसको मरवा भी सकता है। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल वो अपने हाथ में रखता है पूरा। मान लीजिए कि मौर्यन एम्पायर में भी वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था। ठीक है, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर मोनार्क अच्छा हुआ तो देश में खुशहाली रहती है, जैसे कि मौर्यन टाइम्स में हम लोगों ने देखा है। लेकिन इफ़ द मोनार्क इज नॉट केपेबल, वहाँ पर क्या था? कैपेबल था, अभी कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि बहुत क्रूएल है, ठीक है, लोगों पर अत्याचार करता है, जैसे कि फ्रांस में मान लीजिए कि किंग लुई, जो बर्बन डायनेस्टी, किंग लुई 16, जिसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, बस लैविशली लाइफ लीड करने पे यकीन रखता है, लैविश लाइफस्टाइल, यही सब कुछ करना है। इंडिया में भी था, जैसे कि लेटर मुगल्स में जो सबसे ज़्यादा है वो है मोहम्मद शाह। बाकी तो फिर भी थे जितना भी हो, लेकिन मोहम्मद शाह ये तो बाप रे। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर मोनार्क कैपेबल नहीं है ना तो ट्रेजरी खाली होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सारे फाइनेंशियल पावर्स भी इन्हीं के पास है। तो राज के खजाने से क्या खर्च होगा नहीं होगा वो भी इनको ही डिसाइड करना है। तो अगर राजा अपने पे बन आए और वो खर्च करना स्टार्ट कर दे, लैविश पैलेसेस बनाना स्टार्ट कर दे, रॉयल फैमिली के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर दे, तो ट्रेजरी खाली होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये जो पूरा जो ट्रेजरी है ये किसके पैसों से बनाया हुआ है? टैक्स पेयर्स पे मनी। तभी भी था टैक्स पेयर, राजा के टाइम में भी तो टैक्स पेयर्स मनी। और इसका उपयोग किनके वेलफेयर के लिए करना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन राजा अगर खुद के लैविश लाइफस्टाइल के ऊपर ये सब खर्च करना शुरू कर दे तो क्या होगा? देश पतन की ओर अग्रसर रहेगा, है ना। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हुआ? देखिए, किंग लुई 16 और उसके पहले में भी इंग्लिश रेवोल्यूशन वगैरह के टाइम में भी एक चीज़ है कि मोनार्क का जो पावर है उसको कर्टेल कर दिया जाए। सो मोनार्क्स पावर टू बी कर्टेल्ड। जैसे अगर ब्रिटिश सोसाइटी में देखो या ब्रिटिश पॉलिटी देखो तो वहाँ पर जो मोनार्क अभी भी है, लेकिन वो बस फॉर नेम सेक है।
फॉर नेम सेक है। नो रियल पावर्स आर विथ द ब्रिटिश मोनार्क। नो रियल पावर्स आर विद द ब्रिटिश मोनार्क। ये इंपॉर्टेंट है, कोई उनके पास तो रियल पावर नहीं है ना ब्रिटिश मोनार्क के पास। सारा का सारा पावर कौन हैंडल करता है? पार्लियामेंट और उनका जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम है वो। ठीक है, अगर आप फ्रांस में देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में भी एक कंसेप्ट आया था, उसके पहले भी था और इसके टाइम में भी आया था, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे कि रूसो या होब्स ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी पे मानते थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें ध्यान से तो ये कुछ नहीं, बस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ टाइप ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ये जो टॉपिक है ये हम पेपर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर 4 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो मॉडर्न डे कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। सो इससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आने से क्या हुआ कि दोज इन पावर उनका जो पावर है वो एक्चुअली कर्टेल हो गया। दोज इन पावर डू नॉट हैव एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। है ना, हर चीज़ में इनका एब्सोल्यूट ऑथोरिटी नहीं है। जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, क्या हुआ, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अभी जो मोनार्क स्टेट्स अभी भी है, बहुत सारे हैं, वहाँ पर भी अभी भी वो चल रहा है, लेकिन कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। और कुछ स्टेट्स में क्या हुआ है कि जो मोनार्क है वो पावरफुल है, वही पूरा हेड करता है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हिसाब से वो चलता है। ठीक है, ओके, जैसे कि सऊदी अरब वगैरह में भी कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट है कि कुछ कोड्स हैं, उसके हिसाब से मोनार्क चलता है, लेकिन वहाँ का मोनार्क ही सब कुछ है, पावरफुल है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर क्या कर दिया गया कि जैसे कि ब्रिटेन वगैरह कि मोनार्की तो है लेकिन ये पावरफुल नहीं है, ये फॉर नेम सेक है। सब कुछ कौन करता है? पीएम। जैसे कि जापान भी है, इसमें जापान का मोनार्क भी कुछ पावरफुल नहीं है। ठीक है, सब कुछ कौन देखता है? पीएम देखता है। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टाइप। और कुछ ऐसे भी अभी कंसेप्ट्स आ गए हैं कि जहाँ पर मोनार्क सबसे पावरफुल तो है, लेकिन वो भी एक सेट ऑफ कोड या रूल्स को अबाइड करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जिस अगर किसी को मिलना चाहिए वो है एनलाइटनमेंट पीरियड। ये जो चेंज आया है सोसाइटी में, इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है एनलाइटनमेंट पीरियड एंड एनलाइटनमेंट थिंकर्स। वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे प्लेड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए होब्स है, रूसो, ठीक है, और भी है बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इन्होंने दिया था। सो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट। हम लोग ये सब नोट्स में बाद में लिखेंगे, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ लिमिटेड गवर्नमेंट, मीन्स अ गवर्नमेंट हुज पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, पावर्स लिमिटेड है। ओके, जैसे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर क्या करता है, लिमिटेशंस क्रिएट करता है कि वो हर चीज़ नहीं कर सकता जो उसकी मर्जी हो। उसकी मर्जी में कुछ भी आए तो वो काम नहीं कर सकता, उसको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में है? सिटीजन्स एंड रूलर्स।
ठीक है, सिटीजन्स एंड रूलर्स, ये होता है इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सिटीजन्स ने क्या कर दिया है, देखिए मान लीजिए कि अ मैन इज बॉर्न फ्री, अ मैन इज बॉर्न फ्री राइट, बट एवरीवेयर ही इज एंटेंगल्ड इन चेन्स। लेकिन हम उस वाले पार्ट में नहीं आएंगे, बॉर्न फ्री में आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सारे राइट्स एब्सोल्यूट मिल जाए, कुछ नहीं होगा, आप जो मर्जी वो कर सकें, आप एक सिटीजन है, आप मान लीजिए एब्सोल्यूट फ्री है, मान लीजिए आपको पूरा छोड़ दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, ठीक है, आपके पास हर वो राइट है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब कोई एक व्यक्ति है तो वो तो कोई क्राइम भी कर सकता है, अब उसको तो कुछ सज़ा नहीं मिलेगी उसके लिए। वो चाहे तो गाड़ी बीच सड़क में 100 की स्पीड में भी दौड़ा सकता है, रेड लाइट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, रेड लाइट वगैरह में न रुके, ठीक है, कोई क्रॉसिंग ना माने। मान लीजिए ये है और यहाँ से गाड़ी आ रहा है और यहाँ से मान लीजिए कोई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो नहीं रुकेगा ना, कोई लॉ तो है नहीं, ये तो पूरा फ्री है, पूरा फ्री है, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा और तभी मान लीजिए ये तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा फुल फ्रीडम इज डेंजरस, फुल फ्रीडम इज डेंजरस एंड नॉट पॉसिबल। ये कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान को पूरी आज़ादी मिले, किसी सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पूरी आज़ादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी आज़ादी दूसरों को के लिए खतरनाक बन सकती है, और वो भी तो आज़ाद है, वो भी तो नहीं मानेंगे, तो आपके लिए भी खतरा होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, ये कोई एक सेट ऑफ रूलर्स नहीं रहेंगे जो रूल बनाएंगे, तो सिटीजन्स तो पूरा फ्रीडम मिल जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो द स्टेट विल गो इनटू एनार्की, द स्टेट will go to anarchy, the state will go to anarchy। just a second, ये सही है, इतना बोल तो सही है, ओके, द स्टेट विल गो टू एनार्की राइट। ऐसे स्टेट में क्या आप रहना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक सेट ऑफ रूलर्स, मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स या पार्लियामेंट, उनको ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप ऐसे रूल्स बनाइए जिससे सिटीजन्स को रेगुलेट किया जा सके, उनको कुछ कोई क्राइम करने से रोका जा सके, पूरी आज़ादी ना मिले। ठीक है ना, पूरी आज़ादी बहुत खतरनाक होती है, पूरी आज़ादी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? ये सिटीजन्स नहीं बनाया है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, मान लीजिए पूरा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को मानना बंद कर दे, तो क्या किसी रूलर के पास मान लीजिए कोई भी पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट, कुछ भी, रूलर के पास ये पावर है कि वो 1.4 बिलियन लोगों को संभाल पाए? पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स, कुछ भी लगा ले, अगर हम कोई मान ले कि हम लोग नहीं मानेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं मानेंगे, तो क्या किसी पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स के पास ये पावर है कि वो इतना बड़ा जो अमाउंट, मतलब इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, इनको संभाल पाए? नहीं ना। तो द स्टेट विल गो इनटू एनार्की अगेन। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन तब तक है जब तक वहाँ का सिटीजन ये मान रहा है, सिटीजन्स उस लॉ, उस फ्रेमवर्क को, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, उसको मान रहा है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड है। अगर सिटीजन्स ही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दे, रिवॉल्ट कर दे उस लॉ के खिलाफ जो कि फंडामेंटल लॉ है, तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। ओके, और तब एनार्की ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वैलिडिटी तभी तक है जब तक सिटीजन्स माने। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ खराब भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो श्रीलंकन जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था कि सिन्हालीज और तमिल्स, तो ज़्यादातर राइट्स सिन्हालीज को मिल गए थे, तमिल्स को नहीं मिला, तो एक सिविल वॉर फिर हो गया। ठीक है, तो सिविल वॉर क्या है? एनार्की है ना। सिविल वॉर क्या है? एनार्की है ना। दिस एनार्की, लाखों लोग मरे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन्स और रूलर्स के बीच में, जिसमें सिटीजन्स ने विलिंगली अपने राइट्स को सैक्रिफाइस कर दिया है। सैक्रिफाइस्ड सम ऑफ देयर राइट्स, नॉट ऑल, सम ऑफ देयर राइट्स।
ओके, फॉर क्रिएटिंग अ लॉफुल एंड हार्मोनियस, लॉफुल एंड हार्मोनियस स्टेट, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ में आया। ठीक है, कि सिटीजन्स के मतलब रूलर्स को तो स्टॉप करता ही है, लेकिन सिटीजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है, क्या सारे फंडामेंटल राइट्स एकदम एब्सोल्यूट है? नहीं, ऑल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड। ठीक है, ऑल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड मतलब कि सभी जो राइट्स है उनमें कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स है। ठीक है, कि आप इस जगह ये नहीं कर सकते, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ऐसा है। ठीक है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूलर्स को पावर देता है कि वो लॉ बनाए जिससे सिटीजन्स को रेगुलेट किया जा सके। मान लीजिए इंडिया में आप आर्म्स नहीं खरीद सकते, आर्म्स नहीं खरीद सकते। ठीक है, मतलब गन्स वगैरह ये सब आप ऐसे ही नहीं खरीद सकते, ये अलाउ नहीं है। अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है, तो इंडिया में आप आर्म्स ऐसे नहीं खरीद सकते, लेकिन ये अमेरिका में खरीद सकते हैं। तो ये क्या है कि इंडियंस ने अलाउ किया है कि गवर्नमेंट को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली कि आप ऐसा रूल रखिए कि हाँ ठीक है हम आर्म्स नहीं खरीदेंगे, लेकिन अमेरिका में वो फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, तो सोसाइटी को देखते हुए भी और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे सोशल स्ट्रक्चर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए रिलीजियस स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, लिंग्विस्टिक स्ट्रैटिफिकेशंस, ये सब ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये बनाना पड़ा क्योंकि ये हमारे सोसाइटी का नीड है। ठीक है ना, ये हमारे सोसाइटी का नीड है। तो यही है कि सिटीजन्स ने थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? मान लीजिए कि एक रूल बनाया गया, एक फंडामेंटल रूल बनाया गया और उसमें सारे सिटीजन्स को कहा गया कि आप वोटिंग कीजिए इस पर, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। और इनडायरेक्टली कैसे? मान लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली हो जाएगा, उनको इलेक्ट तो सिटीजन्स नहीं किया है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया जाएगा कि जो रूलर्स हैं, रूलर्स मतलब या तो मोनार्क, लेकिन वो अभी बहुत कम है, जो पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब जो है ये रूल्स बना सकते हैं। क्या गाइडलाइंस है ये रूल में? जैसे फंडामेंटल लॉज को वायलेट नहीं किया जा सकता, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया जा सकता, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। फिर जुडिशियरी क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कुछ दिया गया है कहाँ? रूल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को भी राइट्स देता है। ठीक है, राइट्स देता है। कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशन कल नहीं रहेगा तो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ द कंट्री। ओके, और हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो हम लोग कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इज़ एन ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन। फंडामेंटल तो समझ में आया, ये ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक क्यों है? ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जीव। तो कोई जीव जो है वो क्या है? वो अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, वो अडेप्ट कर सकता है अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से, वो अडेप्ट कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है ना, अपने आप को चेंज कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऑर्गेनिक है। कोई इनऑर्गेनिक चीज़ ये सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, और इसके जो मेजर प्रोविजंस है उसको इजीली अमेंड किया जा सकता है। सिर्फ जो फेडरल अमेंडमेंट्स वगैरह है वो थोड़ा टफ है बाकी चीज़ें आप अमेंड कर सकते हैं, लगभग इजीली ही अमेंड होता है। हम बाद में देखेंगे कि किसके लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए।
तो अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उतना टफ प्रोसेस नहीं है इंडिया में, कई देशों में बहुत ज़्यादा टफ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। ये जो लास्ट 75-78 ईयर्स जो हुआ है, इसमें कितने सारे 106-7 तो हो ही गए हैं, अमेंडमेंट्स हो गया है। ये क्या शो करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया है, अडेप्ट करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है ना। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन, ये कहा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब नोट्स कुछ बना लेते हैं, उसके बाद फिर से समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने कहा अभी तक ये समझ में आया होगा। अगर नहीं होगा तो आप बोल दीजिएगा कमेंट्स में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर सिटीजन्स के लिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, रूलर्स के लिए क्या है। ठीक है, रूलर्स को चूज़ करने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो सिटीजन्स के लिए है, लेकिन वो इन्फ्रिंज है। ठीक है, एब्सोल्यूट किया नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन, क्यों ऐसा कहा जाता है, तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोगों ने देखा। ठीक है, फ्लेक्सिबल है और साथ में रिजिड कहाँ पर है, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर से और फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करने की अगर बात हो तो अब वो रिजिड है, तब उसको अमेंड करना टफ हो जाता है। लेकिन बाकी जो प्रोविजंस है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उतना टफ नहीं है। ठीक है, जापानीज़ या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में टफ है अमेंडमेंट्स लाना। ठीक है, ओके, सो ये हुआ बेसिक चीज़ें। अभी हम थोड़ा नोट्स पे ध्यान देते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा कि वो चेंज नहीं कर पाएगा, और तभी डिमांड हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया जाए। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया जाए, तब ये डिमांड्स आना शुरू कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ हद तक फ्लेक्सिबल, ऑर्गेनिक ये होना चाहिए। ठीक है, जो सिचुएशन है, जो मान लीजिए कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अभी 250 साल 270 साल हो गए इनके कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए। अगर कुछ भी चेंज ना हुआ होता, थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है, लेकिन अगर कुछ भी चेंज ना हुआ होता तो मान लीजिए ये 270 जो साल है, क्या ये इसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और अभी का सिचुएशन सेम है? बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, तो उसके हिसाब से इसको तो अडेप्ट करना ही चाहिए ना। तो यही चीज़ है कि और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत, हाँ, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेंज के नाम पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया जाए। ठीक है, पूरा जो सोल स्ट्रक्चर, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, वही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से क्या लाया गया फिर, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि जुडिशियल वर्डिक्ट से आया था केशव नंदा भारती केस में, देखेंगे हम वो बाद में। तो ये सब चीज़ें तो है, हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के ऊपर। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द, इसको इज कर दीजिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एग्रीड upon by members of a nation that is agreed upon by a nation, which outlines the structure, powers and duties of government institutions, as well as rights and duties of citizens। ये हम लोगों ने देखा अभी, ये हर एक वर्ड को मैंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर जो भी लिखा है मैंने, वो सभी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब किया है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, सो ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज़, एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन, और आप इट भी लिख सकते हैं, इज द फंडामेंटल
and supreme law of the land, establishing how इतना ही ठीक है, ठीक है, ओके. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम ये लिख सकते हैं कुछ हम सैलिएंट फीचर्स जो हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ लिख लेते हैं. सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं. तो सैलिएंट फीचर्स में क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन एलिमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मैंने अभी तक कहा भी था, दैट इज इट इज ऑर्गेनिक. बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ग्रो, चेंज और अडेप्ट विथ टाइम, है कि नहीं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ग्रो, चेंज और अडेप्ट विथ टाइम, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, which can be seen in 106 amendments in the last 75 years. ठीक है, तो हमारा जो रिपब्लिक जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से 75 ईयर्स हुआ, तो इन द लास्ट 75 ईयर्स. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट. सेकेंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. सो इंडिया ने क्या एस्टैब्लिश किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ओवर द पार्लियामेंट, and parliament can exercise its function being only within the bounds of the constitution. ठीक है, तो पार्लियामेंट जो भी फंक्शन कर सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड नहीं कर सकता. पार्लियामेंट कुछ भी कल लॉ नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर पाए. तो ब्रिटेन में क्या है ना, ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, मतलब पार्लियामेंट का हर लॉ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाता है, ठीक है. तो लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है. तो हर जो लॉ बनता है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि उसमें ये फॉल्ट है या ये जो प्रोविजन है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड करता है, और उस हिसाब से वो जो भी कानून पास हुआ है उसको नल एंड वॉइड करार कर सकती है जुडिशियरी, ठीक है. सो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है ओवर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट वन इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है. ठीक, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है. फोर्थ क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, सो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग इसके ऊपर बाद में आएंगे भी, पूरा डिफरेंस देखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. इंडिया, अमेरिका, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अमेरिका, और रादर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिख दीजिए. यूनाइटेड स्टेट्स of America is the first modern written constitution. ठीक है, ओके. सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. फिर जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. हम ये सब डिटेल्स में देखेंगे. वो अनरिटन है. अनरिटन का मतलब क्या है, क्या ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब होता है अनरिटन और रिटन का.
रिटन का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना है और जिन्होंने मतलब वहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बैठकर एक पूरा एक किताब फॉर्मेट में, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में, एक बुक टाइप का या कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो एक संविधान सभा जो कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके ज़रिए एक स्पेशल बॉडी के ज़रिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, तो उसको कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन में क्या है कि जैसे कि ब्रिटेन में कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाता है वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग से कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कभी नहीं बना कि जो एक टिपिकल बुक फॉर्मेट में या कंपाइल्ड फॉर्मेट में, आप कह सकते हैं कंपाइल्ड फॉर्मेट में, हर एक जो मेन लॉज है, फंडामेंटल लॉज है ब्रिटेन का, उसको एक जगह पे कंपाइल करके लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। ओके, सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। नेक्स्ट, पार्टली रिजिड and partly flexible, ठीक है। सो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि किस किस एरिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है, वह जो है फेडरल स्ट्रक्चर्स, फेडरल प्रोविजंस जो है, ठीक है, तो उसको चेंज करना कठिन है। फ्लेक्सिबल कहाँ पर है, जो बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हम लोग को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। सो पूरा जो फॉर्मेट है, लोकसभा, राज्यसभा, इन सेंट्रल में, स्टेट में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, विधानसभा, विधान परिषद, जो भी है, जो फॉर्मेट्स है वो सब कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिला है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता है, वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, डिटेल्स बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, और क्या क्या दिया है, फेडरल गवर्नमेंट, है ना, फेडरल गवर्नमेंट विथ अ यूनिटरी बायस। अब यूनिटरी बायस कैसे है, क्या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। यूनिटरी बायस कैसे है, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, फिर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में क्या करता है, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ये लिमिट्स द आर्बिट्रीनेस, ओके, ऑफ स्टेट पावर, ठीक है, ओके। सो वो कल को आके कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कुछ लिमिटेशंस दिया है, और वो फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो उसका कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ इसको मान के चलना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ कोड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, DPSP कहा जाता है इसको, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है कि इसको स्टेट को मान के तो कुछ पॉलिसीज़ इन क्राइटेरियाज पे लाना चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होना चाहिए, एजुकेशन में, फिर बहुत सारी चीज़ों पे वो हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये हुआ। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड मतलब ये लोअर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स और टॉप में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, अलग नहीं है। जैसे अमेरिका में मान लीजिए हर एक स्टेट का एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और जो कि वहाँ के जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट लॉज है उसके लिए, और फेडरल लॉज के लिए एक अलग से कोर्ट, फेडरल कोर्ट, ठीक है। इंडिया में वो नहीं है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया है,
आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स दिस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ठीक है। आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और ये एडल्ट का डेफिनेशन क्या है? अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। पहले 21 था, फिर 18 हुआ, वो हम बाद में देखेंगे जब हम इलेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जितने भी लोग 18 साल के ऊपर है, अगर बाय लॉ उनको कुछ मना नहीं किया गया होगा, ओके, सो दे कैन वोट, दे आर एलिजिबल टू वोट, ओके। कोई भी इंसान 18 साल के ऊपर, अदरवाइज अगर लॉ ने कुछ उनको नहीं मना किया गया होगा, लॉ के हिसाब से कुछ, मान लीजिए कि कुछ क्रिमिनल्स वगैरह है या जो अभी अंडर ट्रायल्स है, बाकी जितने भी जन हैं सब कोई वोट दे सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो हर कोई वोट दे सकता है। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म, ओके। ये तो प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स में भी, और हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली क्या किया, प्रीएम्बल में डिक्लेयर भी किया कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 42nd अमेंडमेंट आने के बाद इंडिया सेक्युलर स्टेट बन गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड ऑलवेज बीन अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से है, फंडामेंटल राइट्स तो पहले से है ना, लेकिन जो इम्प्लिसिट था उसको हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट में एक्सप्लिसिट कर दिया। अब कोई, मान लीजिए कोई लेमैन है, कोई भी एक लेमैन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो वो बस पूरा तो नहीं पढ़ेगा ना, प्रीएम्बल बस पढ़ के छोड़ देता है, ज़्यादातर यही करते हैं, एक दो आर्टिकल शायद बीच में पढ़ ले तो अलग बात है, ठीक है। तो कोई भी लेमैन, मान लीजिए कोई विदेशी है, ठीक है, तो वो इंडिया का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जानना चाहता है तो वो बस प्रीएम्बल देख ले, तो प्रीएम्बल में लिखा है कि सेक्युलरिज्म मतलब कि क्या है, कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो इससे उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो इसको कहा जाता है कि एक्सप्लिसिट कर देना, ठीक है। तो इम्प्लिसिट था पहले से ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, सोल में ये था सेक्युलरिज्म वाज देयर एज द सोल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में उसको एक्सप्लिसिटली जाहिर कर दिया गया कि हाँ, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कन्फर करता है? सिंगल सिटीजनशिप, इट कन्फर्स सिंगल सिटीजनशिप, ओके। मतलब स्टेट का अलग से सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका में, यूएसए में क्या होता है कि स्टेट का अलग से सिटीजनशिप होता है और देश का अलग से सिटीजनशिप होता है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ओके। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। कैसे इंडिया वेलफेयर स्टेट है? हर जगह आपको ये मिलेगा कि इंडिया जो ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शन है, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए टू वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस। जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से क्लॉज 6 तक, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से क्लॉज 6 तक, जहाँ पर रिजर्वेशंस की बातें की गई हैं, ठीक है। फिर डीपीएसपीज़ में भी एससीज एसटीज़ के अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये भी है। फिर एक और जो है ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस के अलावा है इकोनॉमिकली पुअर। इकोनॉमिकली पुअर, इनको भी तो अपलिफ्ट करना है ना, तो इनका अपलिफ्टमेंट के लिए या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए भी डीपीएसपीज़ में कहा गया है कि स्टेट प्रोवाइड करे, स्टेट प्रोवाइड XYZ थिंग्स, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो वहाँ पर स्पेसिफिकली कहा भी गया है कि इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या इकोनॉमिकली पुअर को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जैसे कि है कि काम का अधिकार होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है, जिसका जितना क्षमता है, अपनी क्षमता के बाहर का काम नहीं करना चाहिए। तो क्या है कि हेल्थ पे भी, इनके हेल्थ में भी ध्यान देने की बात कही गई है, ठीक है। तो इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है। इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है। जैसे कि वर्कर्स के लिए मिनिमम वेजेस वगैरह की बात कही गई है, मैटरनिटी लीव की बात कही गई है, ठीक है, ओके। चिल्ड्रन को हैज़र्डस जगह पे काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कही गई हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि डिस्कस, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में आ जाए तो आ सकता है। डिस्कस द, यूपीएससी इतना इजी नहीं देता है, तो डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप लिख पाएंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 150 वर्ड्स का लगभग मटेरियल दे ही दिया है मैंने, तो यहाँ से कुछ उठा के आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे और उसके बाद ये पॉइंट्स वगैरह लिख लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक एक लाइन करके इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जो फेडरल प्रोविजंस है, जो फेडरल प्रोविजंस है वो क्या है, रिजिड है, और रेस्ट प्रोविजंस वो क्या है, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल। ठीक है, ओके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वो आप हम लोग बाद में देखेंगे भी क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फेडरल गवर्नमेंट विथ ए यूनिटरी बायस, एक दो पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब एक दो पॉइंट हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे वहाँ से एक दो पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक, मतलब बहुत ही शॉर्ट में कि क्यों ये मैंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट विथ ए यूनिटरी बायस। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो कि लिमिट करता है द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ स्टेट पावर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या डिक्लेयर करता है? अगर आप मान लीजिए कि वेलफेयर स्टेट, ये अलग से पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप मान लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ना लिख के वेलफेयर स्टेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का जो मेन कंसेप्ट है वो डीपीएसपीज में ही दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ दिया गया, 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 4 to 6, 16 क्लॉज 4 to 6, फिर NC SCs मतलब नेशनल कमीशन फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर डीपीएसपीज में भी SCs के प्रोटेक्शन और SCs के वेलफेयर के लिए कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 है। ठीक है, और इकोनॉमिकली पुअर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए भी कहा गया है कि उनको भी अपलिफ्ट करना है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वेलफेयर स्टेट के अंदर ही डीपीएसपी आ गया है, तो आप उसको अलग से ना लिख के वेलफेयर स्टेट लिख के फिर यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट, ये जो इसके अंदर ये सारे पॉइंट है ये लिख सकते हैं। अलग से अगर क्वेश्चन आया कि हाउ इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, सो वहाँ पर भी आप, और हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेस द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ओके, सो इसके लिए भी ये सारे पॉइंट्स हम बाद में देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हम डिक्लेयर मतलब बाद में हम एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स जो है। और अगर डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि सैलिएंट फीचर्स, तो फिर तो सारे पॉइंट्स आपके पास है। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, आप उसके बगल में ये एक डायग्राम भी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिफरेंस है वो आप दे सकते हैं कि वहाँ पर हर स्टेट के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट है जो कि स्टेट लॉज को केटर करता है। ठीक है, और जो यूनियन लेवल पे एक फेडरल गवर्नमेंट है। ओके, फेडरल लेवल पे एक फेडरल कोर्ट है। ओके, फेडरल कोर्ट है, तो आप ये कह सकते हैं। फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज ये दिया गया है। ओके, आर्टिकल 326, आर्टिकल याद रख लीजिएगा। तो आर्टिकल 326 हम लोग बाद में करेंगे, इलेक्शंस के दौरान ये सब पूरा फिर से आएगा ही, तो तभी आपको याद हो भी जाएगा। ठीक है, सेक्युलरिज्म ये भी कहाँ कहाँ दिया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख देंगे, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, एक पॉइंट उसके अंदर आप एग्जाम्पल में या कुछ भी करके लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट में आपका एक सेक्शन ही है क्या है, राइट टू रिलीजन। ठीक है, तो उसके अंदर आर्टिकल 24 to 28 वो आप लिख दें, मतलब 24 to 28 लिख दीजिएगा। बस पूरा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, बस एक एक वर्ड करके लिखना है। बाद में देखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे हम लोग बाद में। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, ओके। वेलफेयर स्टेट, ये तो ठीक है, हो गया फिर। ओके, तो ये है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था। आज इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ जहाँ पर हम लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, जाना, समझा। ठीक है, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन, आशा करता हूँ आप लोगों को बेसिक जो इंट्रोडक्टरी लेवल का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आप ऑप्शनल स्टूडेंट नहीं है तो PSIR का अगर आप ऑप्शनल स्टूडेंट नहीं है तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, GS के लिए इतना ठीक है। ओके, और बाकी जितना भी मटेरियल चाहिए होगा मैं तो पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा नोट्स पढ़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा नोट्स जो है वो लगभग सभी चीज़ें इंक्लूड कर ही देगी। तो ऐसा नहीं, ऐसा अगर मैं कहूँगा कि मेरे नोट्स से क्वेश्चन आया तो वो गलत है, क्योंकि मैं लगभग बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते जा रहा हूँ। तो पॉसिबल है कि एक दो क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, तो ऐसा तो मैं फिर नहीं कह सकता ना कि मेरे नोट्स से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं सब कुछ ही करा दूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब बहुत कम चीज़ें जो आर्बिट्ररी कुछ भी पूछता है प्रीलिम्स वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है मैं लगभग कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं लगभग कोशिश कर दूँगा। तो कल से हम लोग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ये हम देखेंगे। ओके,
और जो एवोल्यूशन है, ठीक है, एवोल्यूशन। ये टॉपिक लगभग इजी है, फैक्चुअल है, आपको याद ही करना पड़ेगा। आप मेरे नोट से करिए, लक्ष्मीकांत से करिए, कहीं से भी करिए, लगभग एक जैसा ही है, कुछ उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट भी कम ही है, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट भी कम ही है, तो लगभग फैक्चुअल ही है, ठीक है। तो फैक्चुअल है तो वो लक्ष्मीकांत में भी वही है, फैक्चुअल ही है, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आया है नहीं आया है इस पार्ट से, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आज के लिए, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लासेस कैसे लग रहा है, क्या थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा या थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, ये एक बार आप बोल दीजिए। मैं तो लगभग स्लो ही जा रहा हूँ, मैं उतना फास्ट तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रहा है तो बोल दीजिएगा, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन कर जाऊँगा, ठीक है। ओके, और नोट्स कैसा लग रहा है एक बार आप वो भी बोल दीजिएगा, ठीक है, कि कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार बोल दीजिएगा कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी समझ में नहीं आया, वो भी बोल दीजिएगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे पढ़ाने का, तो वो आप बोल दीजिएगा एक बार, ठीक है, कि कुछ समझ में आया नहीं आया, कहाँ आपका डाउट है, क्या डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या डाउट नहीं है मतलब नहीं, मतलब कहाँ कहाँ डाउट है, ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कैसा लग रहा है आपको क्लासेस, स्लो है फास्ट है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।